नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4। उस चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। आपको बता दें इसका इंग्लिश में नेम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आपको बता दें अध्याय 3 में हम पढ़ चुके थे कि पदार्थ परमाणु अणुओं से मिलकर बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थ का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है। विभिन्न पदार्थ के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है। आपको बताया कि जिनसे वे बने होते। अब हम प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है। आपको बता दें किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु दूसरे दूसरे एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है। और आपको बता दें और क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं। जैसे कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था कि परमाणुओं के भीतर छोटे छोटे अन्य घटक विद्यमान होते हैं। जैसे डाल्टन ने प्रतिपादित किया था कि परमाणुओं के भीतर छोटे छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते। इस अध्याय में हम इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि हम अपरमाणु कणों अथवा परमाणुओं के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलता है कि किसी परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित है। आपको पता है 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने समझ सबसे बड़ी चुनौती थी कि परमाणुओं की संरचना और उनके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को उनके प्रयोग के आधार पर समझाना। आपको बता दें 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों का समझ था कि सबसे बड़ी चुनौती थी कि परमाणु की स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनके गुणों के बारे में पता लगाना है कि परमाणु में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोग के आधार पर समझाया गया। आपको बता दें कि परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला है। पदार्थों में आवेशित कण होते हैं। आपको पदार्थ में आवेशित कण की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम क्रियाकलाप देखेंगे, उसके बाद इसका डिफिनीशन के बारे में देखेंगे। आपको बता दें कि कुछ क्रियाकलाप 4.1 में देखिए कि सूखे बालों पर कंघी कीजिए। क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है। जैसे खुले बालों को कंघी कीजिए, उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को लीजिए और टुकड़ों को देखिए कंघी अपने तरफ आकर्षित करती है। कागज के एक छड़ को सिल्क के कपड़ों पर रगड़िए और उस छड़ को हवा से भरे हुए गुब्बारे के पास लाइए। क्या होता है कि ध्यान दीजिए। अब देखिए एक कागज लीजिए, कांच की एक छड़ लीजिए, कांच की छड़ लीजिए, छड़ को एक सिल्क कपड़े पर उसको रगड़िए, उस छड़ को हवा से भरे हुए गुब्बारे के पास देखिए क्या होता है। आपको बता दें कि इन क्रियाकलापों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। इसे आवेश कहाँ से आता है। इसका उत्तर तब मिलेगा जब यह पता चलेगा कि परमाणु अविभाज्य है। ये इसका उत्तर तब मिलेगा इन क्रियाकलापों से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने में उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। और यह आवेश कहाँ से आता है। इसका उत्तर तब मिलेगा जब पता चलेगा कि परमाणु क्या विभाज्य है। परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, परमाणु विभाज्य है। और आवेशित कण उस पर क्या होते हैं, आवेशित कण विद्यमान होते हैं। आवेशित कणों से क्या वो बना होता है। परमाणुओं में उपस्थित आवेशित कण का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिए थे। आपको बता दें कि 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। क्या है, परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इनमें कम से कम एक परमाणु
एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। क्या होता है? एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। बता दें 19वीं शताब्दी में यह जान लिया गया था कि परमाणु क्या है, सिंपल और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इनमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे थॉमसन ने लगाया था। जिसका पता इलेक्ट्रॉन विद्यमान है परमाणु में, तो इसका पता किसने लगाया? जे थॉमसन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर पहले ही गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिससे उन्हें जिसका पता जे थॉमसन ने लगाया था। आपको बता दें इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले ही गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की थी, जिसे उन्होंने कैनल रे का नाम दिया था। आपको बता दें ये किरणें धनावेशित विकिरण थी। ये क्या थी? ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई थी। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। बता दें कि इन कणों का आवेश जो था इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक था। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान था, प्रोटॉन की कैनल रे के किरण का जो द्रव्यमान था वो इलेक्ट्रॉन से क्या 2000 गुना अधिक था। उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। क्या था? उनको प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की थी, जिन्हें कैनल रे कहा गया था। उस कैनल रे को क्या कहा गया था? प्रोटॉन कहा गया था। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान था इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना अधिक था? 2000 गुना अधिक था। आपको बताते सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई के द्वारा प्रदर्शित करते थे, प्रोटॉन को पी के द्वारा प्रदर्शित करते, जिसपे इलेक्ट्रॉन को ई माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन को पॉजिटिव को इंडिकेट करते हैं। आपको पी द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट, और इसका आवेश +1 होता है, +1 लिया जाता है। आपको बता दें प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1 इकाई और इसका आवेश होता है +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है नगण्य और आवेश -1 माना जाता है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन पर जो एक द्रव्यमान इकाई होता है 1 होता है, द्रव्यमान इकाई 1, और आवेश जो होता है प्रोटॉन पर द्रव्यमान इकाई 1 होता है, द्रव्यमान इकाई 1 यूनिट होता है, और जो आवेश होता है प्रोटॉन पर +1 होता है, +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान इकाई होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो नगण्य होता है, और जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर वो क्या -1 माना जाता है, -1 माना जाता है। आपको बता दें कि ऐसा माना गया है कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते। किससे बने थे? ऐसा माना गया कि जो परमाणु है वो किससे मिलकर बना? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है, जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। जो क्या करते हैं? परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। जो परस्पर आवेशों को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते। प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन को नहीं। प्रोटॉन कहाँ होते? परमाणु के सबसे भीतरी भाग में प्रोटॉन स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि कण परमाणुओं की संरचना किस प्रकार करते हैं। आपको बताइए ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। हम इस प्रकार उत्तर नीचे मिलेगा। चलिए देखते हैं कि कैसा होता है। तो हमारा अगला टॉपिक है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना कैसी होती है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। अध्याय 3 में
3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। क्या था? परमाणु को विभाजित नहीं किया जाता और उसका विनाश भी नहीं किया जा सकता। लेकिन परमाणु के भीतर आपको बता दें, लेकिन परमाणु के भीतर 2 मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया गया। आपको बता दें कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को क्या गलत कर दिया गया जब अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित होते हैं। अब आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित है। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। क्या भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न मॉडलों को क्या प्रस्तुत किया। आपको बता दें कि जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। आपको बता दें कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, जिसके कक्षा अध्याय 3 में हम लोग पढ़ लिए थे, जिसके अनुसार परमाणु क्या थे? अविभाज्य और अविनाशी थे, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते और उसको भी तोड़ते भी नहीं सकते हैं। अविभाज्य था, जिसको तोड़ा भी नहीं जा सकता है। लेकिन आपको बता दें परमाणु के भीतर 2 मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या थे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन परमाणु सिद्धांत की इस अवधारणा को क्या गलत साबित कर दिया कि अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित अपना पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। आपको बता दें कि अब हम पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या पढ़ेंगे? थॉमसन का परमाणु मॉडल। तब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल कैसा होता है? थॉमसन का परमाणु आपको बता दें कि थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। आपको बता दें थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। कैसा था? क्रिसमस की केक की तरह था। आपको बता दें इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता था। जो थॉमसन के अकॉर्डिंग परमाणु क्या एक धनावेशित गोला था, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे हुए सूखे मेवे की तरह था। जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह थे। सूखे मेवे की तरह थे। आपको पता है सूखे क्या थे? इलेक्ट्रॉन सूखे मेवे की तरह थे। इलेक्ट्रॉन सूखे मेवे की तरह थे। तो आपको पता है तरबूज का उदाहरण ले तरबूज का भी उदाहरण तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं। वो जिनमें कि जिसके अनुसार परमाणु में धनावेश तरबूज है खाने वाले। आपको बता दें कि जो तरबूज का लाल भाग होता है वो प्रोटॉन दिखता है और जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति व्यवहार करता है, बीज के भांति होता है। आपको ये जो गोला दिख रहा है वो गोला क्या है? धनात्मक आवेश होता है। जैसे तरबूज का जो गोला भाग होता है क्या धनात्मक प्रोटॉन होता है और जो बीज होते हैं उसमें काले काले वो क्या इलेक्ट्रॉन जो एक परमाणु में क्या बिखरे रहते हैं। अब आपको बता दें कि जे थॉमसन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जे थॉमसन एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉमसन 1856 से 1940 ईस्वी तक। उनका जन्म कब हुआ था? 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। कीचम हिल क्षेत्र में होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 35 वर्ष तक एक कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे। कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे और उनकी शोध के 7 सहयोगियों ने भी क्या था? मदद किया था। उनको भी आगे चलकर क्या नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु
धन आवेश का गोले का बना होता है। परमाणु ने थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धन आवेश से गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें ध से बीज के समान होते हैं। ध से बीज के समान होता है। आपको बता दें ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, लेकिन परमाणु इस ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। आपको बता दें कि यद्यपि थॉमसन के मॉडल से परमाणुओं के उदासीन होने की व्याख्या हो गई थी, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किया गया प्रयोगों के परिणाम से इसे डाल्टन के द्वारा समझाया नहीं जा सका। जैसे कि हम आगे देखेंगे, आपको बता दें कि यदि थॉमसन के मॉडल से परमाणुओं के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इससे थॉमसन के मॉडल के परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोग के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सकता। जैसा कि हम आपको आगे बताएंगे। आपको बता दें कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का अब हम पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आपको बता दें कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया। क्या एक प्रयोग किया उन्होंने? तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टकराया। आपको बता दें कि उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। क्या कहते हैं? बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। क्या थी? 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। परमाणु तो ऐसे ही बहुत छोटे होते हैं। वो बता दें सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत ही पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। आपको बता दें कि अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा कण आवेशित हीलियम कण होते हैं। अल्फा कण ये धनावेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए इसे तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। क्या होता है? इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों का जो पर्याप्त ऊर्जा होती है। आपको बता दें यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत ही अधिक भारी थे। क्या कहते हैं? अल्फा कण प्रोटॉन से अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। आपको बता दें लेकिन अल्फा कण प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिए थे। इससे निम्नलिखित परिणाम मिले। आपको बता तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। आपको बता दें कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से क्या है? सीधे निकल गए। और बता दें कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कणों से विक्षेपित हुए थे। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में एक कण वापस आ गया था। आपको बता दें आश्चर्यजनक रूप आपको बता दें कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए थे। आपको बता दें आश्चर्यजनक रूप यह था कि प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। आपको बता दें रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय है अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले में टिश्यू पेपर के एक टुकड़े को मारते हैं और वो लौट कर आपको ही चोट पहुंचाता है। आपको बता दें रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उस प्रकार अविश्वसनीय था कि जैसे अगर आप 15 इंच के तोप के गोले में टिश्यू पेपर के एक टुकड़े को मारते हैं तो और वो लौट कर आपको ही चोट पहुंचाता है। तो क्या था? इस प्रयोग से निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं।
मान लें कि एक बच्चा अपनी आँखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उसके दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहे उससे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहे, तो प्रत्येक पत्थर की दीवार से टकराने के साथ ही वो एक आवाज़ सुनेगा और अगर वह इसे 10 बार दोहराए तो वो बस 10 बार ही आवाज़ सुनेगा। 10 बार तो एक बार फेंकेगा तो एक बार आवाज़ सुनेगा, 10 बार फेंकेगा 10 बार आवाज़ सुनाएगा। जब आँख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चारदीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे से नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान थे जिसके बीच में पत्थर निकल जाता है, जिससे बच्चे में पत्थर निकल जाता है। इस तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिमाण में निकाले। आपको बता दें कि इस तर्क के अनुसार रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड निम्न परिमाण निकाले, जिनमें से पहला है परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए शून्य के पानी से क्या हुए बाहर निकल गए। आपको बता दें कि पहला जो परिमाण निकला था वो क्या था, परमाणु के भीतर अधिकतर क्या एक खाली स्थान है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए ही शून्य के पानी से क्या हुए बाहर निकल गए। दूसरा क्या, बहुत कम कण अपने मार्ग में विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में अनावश्यक भाग बहुत कम है। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में क्या धनावेशित भाग बहुत ही कम है। तीसरा पॉइंट था कि बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। बहुत कम परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में क्या है, सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। परमाणु का आकार, आपको बता दें, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की जो त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना क्या है, छोटी है। अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिनमें निम्नलिखित लक्षण थे। अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिनमें क्या थे, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। आपको पहला क्या था, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसमें नाभिक होता है। परमाणु का कण क्या धनावेशित होता है, जिसमें नाभिक होता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। आपको बता दें कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसमें नाभिक कणीय, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन, दूसरा पॉइंट था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। जैसे ये नाभिक है और इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके वर्तुलाकार मार्ग में, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मार्ग में क्या चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना काफ़ी कम होती है। आपको बता, जो नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। वो हमारा अगला टॉपिक है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में क्या क्या कमियां निकाली, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज अब तक आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।